जिंदा दिल अवाम को हजारों की तादाद में इस तारीखी स्टेडियम में आप इकट्ठा हैं। देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। मैं तो बहुत पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था कि कब हैदराबाद आवाज दे और हैदराबाद पहुंच जाऊं, लेकिन देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। शुक्रिया अदा करता हूं रजा इलाही फाउंडेशन का, सलीम साहब का, क्या बात है, और बहुत प्यारे साथी भाई बिलाल साहब का। अब बिलाल सदा दे तो कौन ईमान वाला है जो घर से नहीं निकल आएगा। जुल्मतों पर चराग भारी है। मैं आके देख रहा हूं कि बड़े ठंडे होके बैठे हैं। ये हैदराबाद वो हैदराबाद तो नहीं है। नजर आना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून। पता नहीं कौन सा डर है, कौन सी हुकूमत का असर है कि आप बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत दूर तक जानी है। यहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है और वहाँ जो सोए हैं उन्हें भी जगाना है। तो आपकी शिरकत है। मैं 4 नीचे पढ़ता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले। तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे? कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी? मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान है वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं। उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे। लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो। अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। गद्दी पर बैठे हुए 2 लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी। लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो।
दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे दो एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं, ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों में दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है तो आज ट्रंप साहब को फिर ताजमहल नहीं दिखाना था, उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का हर शहर इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हमें पता है आपके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं और आप नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानियां जो हमारी माएं, हमारी बहनें दे रही हैं वो जाया नहीं जाएंगी। यहां भी बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर इस बात की हैदराबाद के सामने खड़े होकर शिकायत भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं कि वो हैदराबाद जिसके लिए तकरीरों में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज हैदराबाद है, मुझे हैरत है कि उस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। मेरा सवाल है ये हैदराबाद से कि उस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। मुझे हैरत है कि मैं तकरीरें सुना करता था कि कार की स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है। अगर कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मुझे बताइए कि एहतजाज करने वाली हमारी माँ बहनों को कुचलने की हिम्मत कैसे दिखा रही है ये कार। और ऐसी स्टीयरिंग हाथ में रखने का क्या फायदा जो कार हमारे लोगों को कुचलने की हिम्मत दिखाए और आप उसकी स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए। ये वक्त कार की स्टीयरिंग हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि कार के ब्रेक पे पैर रख देने का वक्त है। अगर हिम्मत है तो वो करिए, जरूरत उसकी है। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो कहां तक उसका संदेशा जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज 65 से ज्यादा दिन हो गए हैं जब मैं अपने घर नहीं रहा हूं। मैं मुसलसल सफर में हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा था, जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी थी तो मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और मैं खड़ा होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक 4 डिग्री टेम्परेचर में नारे लगा रहा था, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। मैं इसलिए खड़ा हूं, मैं शहर दर शहर जा करके लोगों से सवाल कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को बेदार करने की हिम्मत जुटा रहा हूं मेरे भाई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। जब गृह मंत्री जी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अमित शाह साहब कौन घुसपैठिया? हम आपको घुसपैठिए लगते हैं? अरे हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो बर्मा में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिया वो होता
से बाहर पैदा हुआ रहा हो। बाहर तो पैदा अडवाणी जी भी हुए थे जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में आए। हम घुसपैठिए नहीं हैं, लेकिन मोदी साहब दिल्ली के रामलीला में खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई एनआरसी पे बात ही नहीं हुई है मुल्क में, कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, उनका झूठ देश के सामने ला करके रख दिया। ऐसे कह रहा हूं कि इस मुल्क ने इससे पहले बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, बड़े बेकार प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में पहले कभी नहीं देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हैदराबाद की तमाम जिम्मेदारान शख्सियत यहां बैठी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर एक बात कह रहा हूँ, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं। मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पहुंचने कोई नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था जिसे उसकी कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए हैं, हम ऐसा दर्द आपके बीच में झेल के आए हैं। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ऐसे सियासी रहनुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे भाई, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आप कैसे नकार सकते हो, आप कैसे इनकार कर सकते हो अनुराग कश्यप की हिम्मत को, आप कैसे नकार सकते हो स्वरा भास्कर को, आप कैसे नकार सकते हो अनुभव सिन्हा को, आप कैसे नकार सकते हो 21 साल के उस हरजीत सिंह को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उसे एक दिन जा रहा था एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर, तो उसने देखा कि सामने अमित शाह भाषण दे रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हरजीत को जोश आया, उसने सोचा जंतर मंतर जाके क्या सवाल पूछना, सामने अमित शाह खड़ा है, लाओ इससे सवाल पूछते हैं। वो कूद गया सामने और अमित शाह के सामने बोला रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसे अमित शाह की पुलिस ने और अमित शाह के गुंडों ने बहुत पीटा। आप कैसे इनकार कर सकते हो उसके एहसान को, आप कैसे इनकार कर सकते हो सूर्या रजप्पन नाम की उस एडवोकेट को जो अमित शाह लक्ष्मी नगर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो अपने घर के बाहर से उसने बैनर लटका दिया कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसी शाम उसके लैंडलॉर्ड ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया। आप कैसे इनकार कर सकते हो, आप नहीं इनकार कर सकते। आप कैसे नकार सकते हो जंतर मंतर पर बैठी हुई प्रियंका गांधी को, आ सकते हो सुलेमान से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ में एसआर दारापुरी और सदफ जफर के घर जाने के लिए पुलिस से झड़प करके स्कूटी पर बैठ के जाती हुई प्रियंका गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो हेमंत करकरे की शहादत को जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के खिलाफ है? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को जब आप माइक पर खड़े होकर के
कैसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो? मेरा सवाल है आपसे, आप कैसे नकार सकते हो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी हुई सोनिया गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने के लिए लाख पाबंदियों के बावजूद फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में लैंड करने की, दिल्ली से टेक ऑफ करके कश्मीर में लैंड करके हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद न झुकने वाले लालू प्रसाद यादव को? आप कैसे नकार सकते हो? आप नहीं नकार सकते और नकारिए भी मत, क्योंकि नकार देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत कि आप अलग थलग पड़ जाएं। ये लड़ाई सबकी है मेरे भाई। ये जितने बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े तकरीरें करने वाले जो है ना, ये माइक पर तो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जब शाहीन बाग की बहनों को वहां से गोली मार के उठाने की धमकी कोई गुंडा देता है तो ये दिल्ली में नजर भी नहीं आते। नजर कौन आता है? पंजाब से 4 बसें भर के सरदार भाई आते हैं, वो बहनों की हिफाजत करने आते हैं। कैसे नकार सकते हो आप उनको? नहीं नकार पाओगे। मैं खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं मैं हिंदी में पढ़ूं। ये ऐसी सरजमीन है जहां को एक खास तरह से प्रेम किया जाता है, खास जुबान में भी, खास मजहब में भी। तो मोदी जी देखें कि सैकड़ों तिरंगे लहरा रहे हैं, हजारों लोग खड़े हैं और इमरान खड़ा होकर के हिंदी में संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ रहा है। हम बात दोहराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन मैंने इतनी शुद्ध हिंदी में आपसे संविधान की प्रस्तावना कराई। जैसे भाजपा वाले हमसे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं, उन्हें ये लगता है ये उनकी भी जबान जानता है, उनकी तो छोड़िए। लेकिन हैदराबाद में खड़ा हूँ, मैं नेशनल एंथम पढ़ने जा रहा हूँ, ये शिकायत करता हूँ हैदराबाद से। मैं आपकी आवाज बन के बोलता हूँ, मैं आपके लिए लड़ता हूँ। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ सिर्फ 13% है हम 70% में नहीं रहते। तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन फिर भी जिंदगी की परवाह किए बिना लड़ता हूँ, सच बोलता हूँ। तो किसी के लिए लेकिन हैदराबाद वालों, अल्लाह रसूल के नाम पर वोट की अपील करने वाले लोगों की ट्रोल आर्मी जब मुझे माँ बहन की गाली है तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं लड़ाई सच लड़ रहा हूँ, तब शायद दर्द इसीलिए ज्यादा हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क को बचाए, इस मुल्क की नफरत वाली ताकतों से इस मुल्क को बचाए। मुल्क को बांट देना चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। हम 15 करोड़ में शामिल नहीं है, हम 130 करोड़ में शामिल हैं। 130 करोड़ लोगों में शामिल हैं और जो भी नफरत की सियासत करने वाले लोग हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। आप गालियां दो, आप गोलियां दो,
लेकिन हम न झुके हैं, न डरे हैं, न डरेंगे। हम डटे हैं, हम डटे रहेंगे। आइए हमारे साथ इस नारे में ज्यादा सुलगती है उनकी। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नया नारा देता हूँ, जो हिटलर की चाल चलेगा। करो, आप कहेंगे बीजेपी को दफा करो। कैसे आप बोल सकते हैं? और बिलाल साहब और प्रोग्राम के जिम्मेदार मैं चाहता हूँ कि एक बात कमेटी के लिए प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं शहीद साहब से लेकर के पूरी हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ मैं उनकी बात को निकाल नहीं सकता, लेकिन नेशनल एंथम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पहले वो पूरा किया जाए, वो मुकम्मल किया जाए, उसके बाद जन गण मन अधिनायक जय।